नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिछले 6 मंथ्स के करंट अफेयर, बहुत वीवीआई करंट अफेयर्स जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, मतलब वर्ड टू वर्ड आपके एग्ज़ाम में आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स है और इससे रिलेटेड मैं सारे स्टैटिक जीके आपको करवाने वाला हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो जीके का पोर्शन आता है वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। तो मैं जो है एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय लूँगा, क्योंकि मैं उस करंट अफेयर से रिलेटेड सारे जीके को कवर करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नाटो का सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो फिलहाल तो इसका आंसर होगा जेंस स्टोलनबर्ग। इसका आंसर क्या होगा? जॉन्स स्टेलनबर्ग। तो लेकिन अब हमें जो है सिर्फ इसका क्वेश्चन का आंसर देख के नहीं जाना है, हमें इसके बारे में पूरा नॉलेज लेना है। क्योंकि अब नाटो है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जैसे कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये सब जो है क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाटो के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला आता है नाटो, NATO। नाटो, नाटो का फुल फॉर्म होता है एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मेरे से जितना संभव हो पा रहा है, मैं जिस तरीके से हो पा रहा है मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैं अब आपको नाटो का इतिहास बताता हूँ, ये स्थापित क्यों हुआ, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ये 1939 से 1944 तक चला था, ठीक है। तो जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हिंदी में बोलते हैं, जब ये दूसरा वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो फिर क्या हुआ, ये जो यूएसए था, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर जो हैं एक टीम से लड़ रहे थे, जिसको हम हिंदी में मित्र राष्ट्र बोलते हैं, ठीक है, मित्र राष्ट्र। तो यूएसए और यूएसएसआर जो हैं एक ही टीम से लड़ रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर। तो ये लोग क्या किए, युद्ध जीत गए। अब युद्ध जीत गए, लेकिन क्या हुआ, ये दोनों के जो सोच था, इन लोग का जो टेक्निक्स था, ये दोनों का अलग था। यानी कि देखिए यूएसए और यूएसएसआर युद्ध जीते एक ही टीम से, लेकिन अब ये दोनों का सोच जो है डिफरेंट वे में जाने लगा, ठीक है। ये दोनों अब मेल नहीं खाते। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो गया शीत युद्ध, जिसको हम कोल्ड वार बोलते हैं। इनके बीच स्टार्ट हो गया शीत युद्ध, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद अब ये दोनों जो है अपने अपने पे निर्भर हो गए। ये सोचने लगे कि हम ज़्यादा पावरफुल बने और ये सोचने लगे कि हम ज़्यादा पावरफुल बने, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो इन दोनों में कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही छिड़ गया। तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने कंपटीशन के लिए यूएसए एंड यूएसएसआर इन दोनों के बीच स्टार्ट हो गया कोल्ड वार, यानी कि शीत युद्ध। तो यूएसए ने क्या किया, अपने टीम अपना क्या किया, इसने बोला जो जो मेरे साथ हैं वो नाटो में आए। इसने एक टीम की स्थापना की यूएसए ने, नाटो का, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत जितने देश हैं, अगर किसी एक देश पे हमला होता है तो ये समझा जाएगा कि पूरे नाटो देशों पे हमला हुआ है और सारे देश मिलके उस जो देश है उस पर कार्रवाई करेंगे। यानी कि नाटो में जैसे कि 5 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5, माना कि एज एग्जांपल अगर ये 5 सदस्य हैं, अगर मान लीजिए इस पर कोई देश हमला कर देता है तो ये माना जाएगा कि इन चारों पे हमला है और ये पांचों मिलके इस देश पे कार्रवाई करेंगे। ये था नाटो का रूल, ठीक है। तो इसी तरह यूएसएसआर भी कहाँ चुप रहने वाला था। यूएसएसआर ने भी एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है वारसा, WARSA, ठीक है। यूएसएसआर ने भी एक संस्था की स्थापना की, वो है वारसा। अब ये दोनों के बीच कंपटीशन कुछ जाने लगा। तो नाटो का स्थापना जो हुआ था 1949 में हुआ था, ठीक है। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में, ओके। तो यूएसएसआर ने क्या किया, वारसा का स्थापना किया। तो हम जानते हैं कि यूएसए था मोर पावरफुल। यूएसए के पावरफुल होने के कारण ये यूएसएसआर जो है युद्ध हार गया, ठीक है। यूएसएसआर युद्ध हार गया। फिर यूएसएसआर जो युद्ध हार गया तो ये क्या हुआ, यूएसएसआर ब्रेक्स, 15 देशों में ब्रेक। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। यूएसएसआर ब्रेक हो गया 15 देशों में 1991 में, ठीक है। 1991 में यूएसएसआर ब्रेक्स इनटू 15 कंट्रीज़, और जिसमें से रूस जो आप अभी देखते हैं, रूस इसी में से एक है। 15 देशों में ये टूट गया यूएसएसआर, और ये अभी रूस जो है इन्हीं एक टूटे हुए, मतलब एक बहुत बड़ा यूएसएसआर हुआ करता था, ये 15 पार्ट में ब्रेक
हो गया, और ये जो एक पार्ट है वही ये रूस है जो आप देखते हैं। और अभी वर्तमान में यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यूएसएसआर जैसे एग्जिस्ट नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि यूएसएसआर द्वारा बनाया गया जो वारसा है ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वारसा एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि यूएसएसआर ही ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास आता है नाटो वर्सेस वारसा। नाटो वर्सेस वारसा। नाटो जो यूएसए का टीम है और वारसा जो है यूएसएसआर का जो कि ख़त्म हो गया। तो फिर इंडिया जो थे, इंडिया से पूछा गया कि आप किस टीम में रहेंगे, तो इन्होंने बोला कि ना मैं नाटो में रहूँगा ना मैं वारसा में रहूँगा। इन्होंने अपना एक खुद का ही टीम बना लिया जिसका नाम है NAM। इसका फुल फॉर्म होता है नन अलाइन मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष दल। मेरा जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने का, गुट निरपेक्ष दल। लॉकडाउन है, मेरे पास कोई ज़्यादा सुविधा भी नहीं है। तो गुट निरपेक्ष दल, इन्होंने इंडिया ने क्या किया, बोला कि मैं ना आपके टीम में रहूँगा ना मैं आपके टीम में रहूँगा, मैं अपना एक खुद का टीम बनाऊँगा, गुट निरपेक्ष दल नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे उस टाइम इंडिया गरीब हुआ करता था, तो NAM नाम में क्या हुआ, जितने भी गरीब देश थे उस टाइम के सारे इसमें शामिल हो गए। और देखते ही देखते ये गरीबों का मतलब होते हैं ना कि सारे गरीब एक जगह इकट्ठा हो गए, तो यार ये सबसे बड़ा ग्रुप बन गया। और इसमें 160 देश, आप समझ सकते हैं कि उस टाइम जो है इसमें 160 देश एकत्रित हो गए, यानी कि 160 देश आ गए थे नॉन अलाइन मूवमेंट में। इंडिया के उस टाइम जो PM थे कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PT नेहरू जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। ओके। तो अब पूछता है नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा, नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट। अब जाहिर सी बात है कि जब कोल्ड वार ख़त्म हो गया यूएसए एंड USSR के बीच, तो अब ये नाम जो है नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका भी ज़्यादा काम है नहीं, फिर भी आप कुछ अभी देख रहे होंगे न्यूज़ में चर्चा में है कि नाम का बैठक किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, वो हम बात करेंगे। तो ये था इनका कुछ इतिहास। अगर आप चाहते हैं कि मैं World War II पे पूरे एक्सप्लेन करके वीडियो लाऊं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में इसके संगठन में 29 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके महासचिव जो मैनेजिंग डायरेक्टर जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। 1949 में इसके 12 संस्थापक देश थे। और यही सब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। चीन और रूस ने क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है पावर ऑफ साइबेरिया। चलिए अब जानते हैं कि अब मैं इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चीन और रूस, पहले मैं रूस के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसा कि आप रूस जानते हैं कि रूस जो है USSR से ब्रेक होकर आया है 1991 में। तो रूस जो है USSR से ब्रेक हुआ है। तो रूस क्या है, नेचुरल गैस जो आप देखते हैं इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, नेचुरल गैस। और यूएसए ये क्रूड ऑयल का उत्पादक देश है, सबसे बड़ा। क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा भंडार यूएसए में है और नेचुरल गैस का, इसलिए इन दोनों के बीच अभी भी कंपटीशन जारी है। और अभी जो आप सुन रहे होंगे कि तेल के दाम कम हो रहे हैं, ये ट्रेड वॉर है, इसके बारे में मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा। तो मैं बता देता हूँ, रूस में नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो क्या कर रहा है चाइना जो है रूस से, ये है रूस और ये है चाइना। चाइना जो है खरीद रहा है, यानी कि इंपोर्ट कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्ट कर रहा है रूस से क्या, गैस इंपोर्ट कर रहा है। तो गैस लाने के लिए हमें कैसे गैस आएगा यार, ये तो बाल्टी पे भर के आएगा नहीं। तो एक पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, कहाँ से, चाइना से लेकर के रूस तक। ठीक है, आप मैप में देखेंगे तो चाइना और रूस जो हैं बॉर्डर बनाते हैं। तो चाइना से लेकर के रूस तक जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, एक पाइपलाइन बिछाए हैं जिसका नाम दिया गया है पावर ऑफ साइबेरिया। ठीक है। तो पावर ऑफ साइबेरिया जो है ये गैस के इंपोर्ट के लिए ये लोग एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं, उसी का नाम है पावर ऑफ साइबेरिया। नाउ ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। टेनबो आर्ट फॉर्म की उत्पत्ति हुई है। चलिए, टेनबो आर्ट फॉर्म जो है एक पेंटिंग, आप जानते हैं पेंटिंग की एक टाइप है, पेंटिंग का टाइप है क्या, टेनबो आर्ट फॉर्म पेंटिंग का एक टाइप है जो कि जापान का है। कहाँ का है, जापान का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चर्चा में क्यों आई, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका कारण। टेनबो आर्ट फॉर्म
टेनबो आर्ट फॉर्म जो है ये वैसे जापान का है, जापान का एक स्पेशल पेंटिंग है, जापान का स्पेशल पेंटिंग है। इसमें क्या हुआ, केरल का एक किसान ने ये पेंटिंग बनाया था, केरल के किसान ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में कि किसने, अभी केरल के किसान ने इसका पेंटिंग बनाया था। कौन सा स्पेशल पेंटिंग जो है जापान की, क्या नाम है, तो केरल के किसान ने इसका बनाया था। ठीक है, इसने क्या किया, एक केरल में एक मंदिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में है, और ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि गुरुम्बयूर केसवन मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो केरल में एक मंदिर है, इसका नाम याद रखिएगा, गुरुम्बयूर केसवन मंदिर है वहाँ, कहाँ, केरल में। ठीक है, तो बहुत मान्यता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मंदिर के पास जो एक गजराज रहते थे, हाथी रहता था, और वो जो है इस मंदिर के पूजा पाठ में हमेशा अपना सहयोग देता था या वहाँ उपस्थित रहता था। तो जब इसकी मौत आई इस हाथी की, इसको पता चल गया, और इसने मतलब अपनी हाथी ने अपना सूंड और पैर नीचे करके प्रणाम करते हुए उस मंदिर के सामने खाना पीना 7 दिन पहले से ही त्याग दिया था और मर गया। तो अब क्या किया जा रहा है कि इसका भी पूजा होने लगा है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है गजराज कुरुम्बयूर गजराज गुरुम्बयूर केसवन। तो गजराज गुरुम्बयूर केसवन। ठीक है, ये हाथी जो था उस टाइम वो भगवान की गुरुम्बयूर केसवन के जो पूजा में भाग लेता था, उनके मरने के बाद उनको भी भगवान के तौर पे पूजा जाने लगा, उसका नाम था गजराज गुरुम्बयूर केसवन। ठीक है, तो अभी भी क्या होता है, जब इसका गुरुम्बयूर केसवन का पूजा होता है तो बहुत सारे हाथी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, बहुत सारे हाथी जो है वहाँ पे उपस्थित होते हैं पूजा के टाइम पे। ठीक है, तो इसी का जो है आपको मैं फ़ोटो दिखाऊंगा। ठीक है, यही जो टेनबो आर्ट में जो है किसान ने गजराज की फ़ोटो बनाई है, गजराज की फ़ोटो। ये देखिए, मैं आपके लिए फ़ोटो लेके आया हूँ। ये जो आप देख सकते हैं टेनबो आर्ट जो है किस तरीके से फसल की या घास की कटाई करके ग्राउंड पे बनाया जाता है, ये है टेनबो आर्ट है ये। ठीक है, ये जो है फसल की कटाई करके बनाया जाता है। मैं आपको और कुछ पिक्स लेके आया हूँ टेनबो आर्ट्स की। ये देखिए, ये जो आप ग्राउंड में देख रहे हैं ये टेनबो आर्ट का ही एक नमूना है, यानी कि ज़मीन पे पेंटिंग, टेनबो आर्ट। ठीक है, आपके लिए मैं एक और फ़ोटो लेके आया हूँ। आपने बहुत फेमस मूवी स्टार वार्स देखी होगी, ये भी टेनबो आर्ट का ही एक एग्जाम्पल है, यानी कि ग्राउंड में जो प्लांट्स लगे हुए हैं उसकी स्पेशल कटिंग करके जो फ़ोटो बनाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थे। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण पीठ स्थापित करने की घोषणा की है, ये कहाँ पे की है। ठीक है, यानी कि मैं इसको बता दूं इंग्लिश में, अगर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बेंच। ठीक है, ये इसकी स्थापना किया है चेन्नई में। ठीक है, तो क्या है इसका काम, क्या इसका काम होगा, क्या क्या इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसके संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, जिसको हम जीके बोलते हैं। तो रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आएंगे, तो चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बेंच। ठीक है, तो इसकी स्थापना चेन्नई में हुई है। इसका काम क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसका काम क्या है। पहला जो है इसका 16 ब्रांच है। इसका कितना ब्रांच स्थापित किया गया है, 16 ब्रांच। ये क्या करेगी, अगर दो कंपनी लड़ती है, कंपनी वर्सेस, अगर कंपनी में लड़ाई होती है, कंपनी वर्सेस कंपनी, अगर कोई बड़ी कंपनी है जैसे टाटा और दूसरी बड़ी कंपनी है जैसे कि अडानी ग्रुप्स। ठीक है, अगर ये दोनों के बीच में अगर कोई पंगा होता है तो यही देखेगा, यही बेंच जो है देखेगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज सिंह रूपन के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ये किस देश का नया राष्ट्रपति है। तो मैं बता दूं कि आप लोग जो है मॉरिशस का नाम सुने होंगे। ये पृथ्वीराज सिंह रूपन जो है मॉरिशस के नए राष्ट्रपति हैं। तो पृथ्वीराज सिंह, जाहिर सी बात है कि मॉरिशस, इंडियंस का घूमने का एक सपना होता है कि यार मॉरिशस जाऊं मैं, है ना। तो पृथ्वीराज सिंह जो वहाँ पे इतने इंडियंस गए हैं कि वहाँ का पीएम ही इंडियन बन के बैठ गया है, दैट इज़ पृथ्वीराज सिंह। ठीक है, तो लेकिन अब मैं मॉरिशस के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो मॉरिशस जो है सबसे छोटा देश है। मॉरिशस क्या है, सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे छोटा देश है,
पूरे एशिया का सबसे छोटा देश है मॉरिशस। ठीक है, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एग्ज़ाम में आ जाएगा मुद्रा यहाँ की क्या है। यहाँ का मुद्रा है रुपया, रुपया नहीं रुपया, वैसे तो है रुपया का ही टाइप। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है रुपया, और एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मॉरिशस की मुद्रा क्या है, और आप सोचेंगे जीके से है, पर याद रखिएगा ये रिलेटेड करंट अफेयर से है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ की मुद्रा रुपया है। तो मैं थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि रुपया कहाँ कहाँ चलती है, रुपया कहाँ कहाँ चलती है। इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, मामा श्री। ठीक है, मामा श्री ने भाई से पाक मांगा। ठीक है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। ठीक है, मामा यानी कि टोटल 8 देशों में चलता है, मैं बता देता हूँ कौन सा। इस माँ से होगा मालदीव, माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, भा से भूटान, ई से इंडिया, से सेशल्स, पाक से खुद पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान मांगा। ओके, मामा श्री ने भाई से पाक मांगा। तो ये टोटल जो है 8 देशों में ये रुपया चलता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है, कई बार पूछा गया कि कितने देशों की मुद्रा जो है रुपया है, तो टोटल 8 देशों की है। तो मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, मुद्रा यहाँ की मॉरिशस रुपया है, अध्यक्ष यहाँ के पृथ्वीराज रूपन यानी कि जिसको हम पीएम बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया है। सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो मैं इसका अगर आंसर बताऊं तो ये है उत्तराखंड में सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सिविल वाले अच्छे से जानते होंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, एक देश है स्वीडन, नाम सुने होंगे आपने, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन जो है, स्वीडन के राजा जो है उत्तराखंड इंडिया आए थे, स्वीडन के राजा इंडिया आए थे, और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी यानी कि रानी भी थी। तो स्वीडन के राजा और रानी जो इंडिया आए, तो उन्होंने देखा कि नाले का पानी जो है नदी में गिर रहा है, नाले का पानी नदी में गिर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पैसे से यहाँ पे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया। कहाँ, उत्तराखंड में। ये कहाँ आए हुए थे, उत्तराखंड में कहाँ पे, हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार में आए हुए थे। तो इन्होंने देखा यार हरिद्वार जो इतना पवित्र नगरी है, इसका पानी तो गंदा हो रहा है, तो इसके लिए इसने अपना वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया। तो मैं स्वीडन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि रिलेटेड है। स्वीडन का कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसका स्टॉकहोम। यार स्टॉक करके रखो होम में, क्योंकि लॉकडाउन है, खाना कम पड़ेगा, स्टॉक करके रखो होम में। स्टॉकहोम जो है यहाँ का वो कैपिटल है। ठीक है, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें लेके चलनी होगी, क्योंकि यही एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो उत्तराखंड में है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं भी लेके आया हूँ उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड, इसका राज्य का दर्जा 9 नवंबर 2000 को मिला था। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, ये न्यायाधीश ज़्यादा याद, राज्यसभा सीटें 3 और लोकसभा सीटें 5 हैं। और अगर आपने कभी एग्ज़ाम फेस किया होगा तो उसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछे जाते हैं। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो चलिए आपको बताता हूँ कि इंडिया का सेना और कजाकिस्तान का सेना, ठीक है, इंडिया का सेना और कजाकिस्तान का सेना जो है एक साथ आकर के प्रैक्टिस करते हैं, जिसका नाम है काजिंद। कजाकिस्तान और IND मतलब इंडिया, काजिंद। ठीक है, ये कहाँ पे करते हैं, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जंगलों में ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि अभ्यास करते हैं, यानी कि ट्रेनिंग लेते हैं। कौन, इंडिया और कजाकिस्तान, जिसका नाम है काजिंद, और ये लोग उत्तराखंड में करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DRDO के एग्ज़ाम में पूछा गया था GK के सेक्शन में कि काजिंद एक्सरसाइज किस जगह पे किया जाता है, तो उत्तराखंड में किया जाता है। ठीक है, और ये थल सेना का अभ्यास है, याद रखिएगा, ये थल सेना का अभ्यास है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलमार्ट इंडिया
वॉलमार्ट इंडिया ने सह ब्रांच कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ समझौता किया है? वॉलमार्ट इंडिया। तो इसका अगर आंसर बताऊं तो HDFC बैंक के साथ इसने वॉलमार्ट इंडिया ने समझौता किया है। लेकिन अब जानते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे पढ़ना है, तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये है वॉलमार्ट इंडिया। वॉलमार्ट इंडिया बहुत, मैं जो क्वेश्चन बताऊँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। वॉलमार्ट इंडिया, ये जो वॉलमार्ट कंपनी है, ये वॉलमार्ट जो है USA की कंपनी है। कहाँ की है? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो ये जो वॉलमार्ट कंपनी है, इसने क्या किया, इंडिया के जो कंपनी, जो बहुत जानी मानी कंपनी है, दैट इज़ फ्लिपकार्ट के शेयर्स को खरीद लिया। ठीक है। अब ये खरीदता किस प्रकार से है? खरीदता भी ये दो प्रकार से है। अगर कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में इन्वेस्ट कर रही है, अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करती है, तो वो दो तरीके से कर सकती है। ठीक है। पहला होता है FDI, दूसरा होता है FII। ठीक है। FDI एंड FII। तो एक एक करके बात करते हैं। पहला होता है FDI। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI में क्या होता है, जो दूसरे देश का कोई कंपनी है वो क्या करेगा, जैसे बाहर की कंपनी है वॉलमार्ट, उसने क्या किया, इंडिया में फ्लिपकार्ट का 50% शेयर खरीद लिया। 50% जो है उसने FDI अगर करता है, अगर वॉलमार्ट कंपनी इंडिया के फ्लिपकार्ट कंपनी से अगर FDI लेता है 50%, तो वो मालिकाना हक ले रहा है। ठीक है। वो मालिक भी रहेगा, यानी कि अगर कोई फ्लिपकार्ट को अगर अब कोई फैसले लेना है, तो 50% जो वोटिंग राइट्स है वो अब किसके पास है? वॉलमार्ट के भी पास है। अगर कोई, जैसे कि बोला अगर फ्लिपकार्ट कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, तो चूँकि इसका फ्लिपकार्ट कंपनी का 50% शेयर किसके पास है? वॉलमार्ट के पास है, क्योंकि इसने FDI किया है। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI के थ्रू क्या होता है? मालिकाना हक, यानी कि वोटिंग राइट्स खरीद लिया है इसने। वोटिंग राइट्स यानी कि वोटिंग करने, कंपनी के वोटिंग राइट्स को खरीद लिया है। तो अब ये वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट, अब 50% इसके पास है, क्योंकि इसने वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में पैसे दिया है FDI के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फ्लिपकार्ट अब क्या करेगा, अगर कोई भी फैसला लेता है फ्लिपकार्ट, तो ये तो 50% इसके पास है और 50% इसके पास है। अगर ये मना कर देता है तो फ्लिपकार्ट जो है वो काम को नहीं कर सकता है। दूसरा होता है FII। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप पैसे तो दे रहे हैं, पर आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा, यानी कि जो फैसले फ्लिपकार्ट लेगी वही मान्य होगा, बस आपको फ़ायदा मिलेगा, यानी कि आपसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक ना, बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, FDI और FII। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, FDI और FII। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि फेसबुक और मुकेश अंबानी का जो कंपनी है जियो, ठीक है। तो फेसबुक ने क्या किया है, जियो का शेयर खरीदा है। कितना? 9% शेयर खरीदा है, यानी कि FDI के थ्रू। तो जाहिर सी बात है कि मुकेश अंबानी अब जो भी फैसला लेंगे उसमें 9% जो हिस्सा है वो फेसबुक का है, यानी कि इसके पास वोटिंग राइट्स है। अगर कोई भी फैसला अगर मुकेश अंबानी को लेना है तो 9% इसका मतलब, अगर 100 वोट हैं तो उसमें 9 वोट कौन देगा? फेसबुक के पास है। ठीक है। यानी कि अभी भी मेजर वोट जियो के ही पास है, अगर ये नहीं भी दे कोई बात नहीं है, लेकिन 9% मतलब अभी जो फेसबुक ने क्या किया है, जियो के साथ टाई अप किया है। ठीक है। क्यों किया है, कैसे किया है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये होता है FDI और FII। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो वॉलमार्ट इंडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये क्योंकि VVI है और ये काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चन है कि वॉलमार्ट ने किसको खरीदा है? फ्लिपकार्ट को। ठीक है। वॉलमार्ट जो कि USA की कंपनी है और फ्लिपकार्ट जो कि इंडिया की कंपनी है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट होस्टेड 8th इंडिया चाइना जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैंड इन हैंड 2019। ठीक है। इसमें से कौन सा जो देश है वो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है होस्ट किया है? चलिए इसके बारे में बताता हूँ। हैंड इन हैंड 2019। ठीक है। हैंड इन हैंड मतलब हाथों में हाथ। ओके, तो हैंड इन
हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज किया है ये हुआ है मेघालय और इंडिया के बीच में। किसके बीच में हुआ है? मेघालय में हुआ है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, मेघालय और चाइना के बीच में। मेघालय एंड किसके? चाइना, जो कि मेघालय जो है इंडिया की तरफ से है वैसे, मासिन राम मेघालय, ठीक है। तो आप सुने होंगे मासिन राम मेघालय, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मासिन राम, मेघालय में एक जगह है मासिन राम। मासिन राम में क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम मेघालय में। क्यों होती है? तो कारण बताता हूँ, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मासिन राम, मासिन राम में क्या है? शंकुनुमा पर्वत है, कोनिकल इंग्लिश में बोलते हैं, कोनिकल पर्वत है। हिंदी वाले अगर स्टूडेंट है तो वो शंकुनुमा जान सकते हैं, शंकुनुमा पर्वत है। एक पर्वत के कई बार नाम पूछा गया है, जिसका नाम है गारो खांसी, वो खांसी नहीं जो कोरोना की वजह से होता है, और जयंतिया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, गारो खांसी और जयंतिया, गारो खांसी और जयंतिया। तो ये जो है कोनिकल पर्वत है। कोनिकल मतलब इस तरीके से जो आप देखते होंगे, ये कोनिकल। इसके बीच में क्या होता है? ये जो बादल आते हैं ये इसके बीच में फंस जाते हैं, ठीक है। बादल जो है इनके बीच में फंस जाते हैं और ज़ोरदार बारिश करते हैं, तो इसलिए मासिन राम मेघालय में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहीं पे जो है मेघालय, ठीक है, मेघालय के मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहीं पे हो रहा है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, हैंड इन हैंड यानी कि हाथों में हाथ। ये एक्सरसाइज है किसका? सैन्य का, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ओके, मिलिट्री एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाइना और मेघालय जो कि इंडिया की तरफ से है, इसमें वो मेघालय में हो रहा है। तो चीन की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली केचियांग, जो कि इसके हाथ में कोई पावर नहीं है। मुद्रा यहाँ की युआन है, युआन, ठीक है। हाल ही और युआन जो है, इसका मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं कि SDR, एक मिनट, ये मैं कलर सेट कर लूँ, ओके। SDR क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग्स राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स में जो मुद्रा होंगे इसी में पूरा दुनिया जो है व्यापार करेगा। हम बता दें कि रुपया में व्यापार नहीं होता है। अगर इंडिया को व्यापार करना है या बाहर से किसी सामान को एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है, तो हम लोग किस में मंगाते हैं? डॉलर में, ठीक है। तो SDR के अंतर्गत क्या होता है? जो भी मुद्रा इसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है, SDR में जो भी मुद्रा रजिस्टर्ड है उसी के हम जो है उसी से हम इंटरनेशनल व्यापार कर सकेंगे, ठीक है। तो SDR का फुल फॉर्म मैंने बताया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। काफ़ी बार ये फुल फॉर्म पूछा गया है। इसमें कौन कौन से हैं? तो पहला है जापानी येन, जापान का जो है, ठीक है। रेन मिनबी, ये सब मुद्राएं हैं, रेन मिनबी। उसके बाद इसमें शामिल है डॉलर, ठीक है। उसके बाद ये जो चाइना की है युआन, वुहान मत मार दीजिएगा, ये युआन है, ठीक है। तो ये सब जो है SDR में शामिल है, मुद्रा है, इसी में से हम व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लियोनेल मेसी को जो है डी'ओर पुरस्कार मिला है, ये 6ठी बार मिला है, ठीक है। ये इसका अगर आंसर का हम बात करें तो ये 6th होगा। ये जो डी'ओर पुरस्कार है, डी'ओर अवार्ड, ये जो मेसी हैं, मेसी को कितने बार 6th बार मिला है, ठीक ना। ये इससे पहले 5 बार और ले चुके हैं। तो अब मैं इसके, जाहिर सी बात है कि मैं इससे रिलेटेड सारे जीके बताऊंगा। तो सबसे पहला आता है कि मेसी किस गेम से संबंधित है, ठीक है। तो मेसी जो है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। अगर ये इंटरनेशनल मैच खेलने जाते हैं तो इंटरनेशनल मैच तो ये भैया खेलते हैं अर्जेंटीना की तरफ से, ये इंटरनेशनल मैच खेलते हैं। लेकिन अर्जेंटीना की तरफ से ये क्या खेलते हैं? इंटरनेशनल मैच। लेकिन अगर ये क्लब वाइज खेलते हैं तो ये बार्सिलोना क्लब,
बार्सिलोना क्लब की तरफ से खेलते हैं। नहीं बोलते हैं जैसे क्रिस गेल है, क्रिस गेल क्या करते हैं जब इंटरनेशनल मैच खेलना होता है तो ये अपनी टीम यानी कि वेस्ट इंडीज़ से खेलेंगे, लेकिन जब इंडिया में आईपीएल खेलने आते हैं तो ये एक कोई पार्टिकुलर क्षेत्रीय टीम से खेलते हैं। तो उसी तरह से अगर ये क्षेत्रीय टीम का हम बात करें तो बार्सिलोना क्लब से मेसी खेलते हैं, और मेसी जो है इंटरनेशनल अगर मैच खेलते हैं जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप वगैरह खेलना है तो अर्जेंटीना की टीम की तरफ से ये खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम PPRTMS। इलेक्शन कमीशन वाज सेट अप इन विच ईयर। तो जरूरी क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हर बार एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको पता ही होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का स्थापना कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। ठीक है, इलेक्शन कमीशन EC शॉर्ट फॉर्म में बता दूं तो इसका वैसे है ये इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक्स्ट्रा बात बताने वाला हूँ इसके बारे में। इलेक्शन कमीशन, हिंदी वाले स्टूडेंट इसको बोलते होंगे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक ना। इसकी स्थापना हुई थी, देखिए दोस्तों, जब हमारा भारत 1947 में तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन हम मतलब हमने अपना कानून कब बनाया था, जिसको हम बोलते हैं कि हम गणतंत्र हो गए, पूर्ण गणतंत्र हो गए, ठीक ना, कब, 1950 में। तो यानी कि जब हम अपना कानून बना लिया तो हमें अपना निर्वाचन प्रणाली की ज़रूरत थी, और हमने 1950 में ही निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि भारत में अगर जो भी संस्था हैं, जो भी टीम्स हैं या फिर जो भी NGOs हैं, वो सिर्फ वो जो है 3 पार्टों में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, दूसरा है स्टैट्यूटरी बॉडी, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, यानी कि देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है, जैसे कि सरकार को मूड हुआ और सरकार ने अपने ऑर्डर से, सिर्फ ऑर्डर मात्र से उसने कोई टीम लॉन्च कर दी, जैसे कि नीति आयोग। नीति आयोग का आप नाम सुनते होंगे, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में वो आते हैं जो बिना एक्ट लाए हुए, बिना संविधान में जोड़े हुए, सरकार के सिर्फ ऑर्डर मात्र से, सरकार के सिर्फ सोच से निकलता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, जैसे नीति आयोग, नीति आयोग जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है। उसके बाद होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होता है जिसको एक्ट लाके, कोई भी एक्ट लाके लाया जाता है, जैसे कि अभी आप CAA का चर्चा सुन रहे होंगे, CAA। ठीक है, तो ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसके लिए एक्ट लाया जा रहा है, जिसका विरोध हो रहा है, जो भी है। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या होता है, ये सरकार का मूड हुआ, कोई एक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे नीति आयोग, सरकार को लाना है तो लाना है, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव बॉडी। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी बॉडी, इसके लिए एक्ट लाना जरूरी है, इसमें काफ़ी विरोध होगा, तर्क वितर्क होंगे। ठीक है, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सरकार नहीं ला सकती, ये पहले से संविधान में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में संविधान के लिए क्या दिया रहता है, अनुच्छेद। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में संविधान के लिए अनुच्छेद दिया रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सबसे मेन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में संविधान में अनुच्छेद दिया रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए क्या जरूरत है, अनुच्छेद। अनुच्छेद इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल। ये बहुत मेन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है। एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी होने के लिए क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी होने के लिए कोई नहीं, ना हमें आर्टिकल की ज़रूरत है, ना हमें किसी भी मतलब एक्ट की ज़रूरत है, ये सिर्फ सरकार के ऑर्डर, ओनली ऑर्डर मात्र से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको हम एक्ट ला के, जैसे कि CA, NRC, CAB, ये सब जो है एक्ट ला करके लगाया गया है। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हमें हमारे संविधान में ही दिया रहता है। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल दिया रहता है, यानी कि संविधान में दिया रहता है। तो इसमें जैसे कि आते हैं यूपीएससी हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि UPSC होगा, स्टेट PCS होगा। ठीक है, बोलेंगे ऐसा कैसे, तो आप जाइए भैया 315 से लेकर के 323, आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक देखिए, उसमें UPSC और स्टेट PCS के बारे में लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आर्टिकल दिया हुआ है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अभी अब 315 से 323 के इसके प्रमुख कौन है, यूपीएससी के प्रमुख का नाम, इसके हेड कौन है, अरविंद सक्सेना। ठीक है,
इसके हेड का नाम है अरविंद सक्सेना। तो इसलिए ये कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें तो ये जो निर्वाचन आयोग है, ये जिसको हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, ये भी संविधान में ही लिखा हुआ है। ये भी संविधान में ही लिखा हुआ है कि निर्वाचन आयोग भारत में होगा, इलेक्शन कमीशन भारत में होगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई ना कोई एक्ट वो आर्टिकल दिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल दिया होगा। आर्टिकल कौन सा दिया है? 324। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 324। ये दिया हुआ है यूनियन के लिए, यानी कि अगर कोई केंद्र में चुनाव होता है तो आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग कराएगा। और इसी को उल्टा पुल्टा करके अगर मैं इसी के ये दोनों को पलट दूँ, यानी कि 234 ये स्टेट के लिए है। ठीक है, अगर कोई स्टेट में चुनाव होता है जैसे कि पंचायती चुनाव या फिर मुख्यमंत्री चुनाव, तो ये कौन करेगा? ये करेगी निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।